हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ डीसी मशीन। इस सीरीज़ में हम लोग हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन जो भी बन पाते हैं उसको कवर करेंगे और साथ में उसके बैकग्राउंड में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखते हुए चलेंगे। यानी कि हम लोग फुल रिवीजन के मूड में चलेंगे, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन को ही सिर्फ नहीं देखेंगे, उसके बैकग्राउंड के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक वीडियो हमने डाला था जिसमें कि 15 क्वेश्चन ही हो पाए थे, बहुत लंबा जाने लगा था क्योंकि थ्योरी भी वहाँ पे बताना होता है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन सिर्फ नहीं है, ये करीबन 200-300 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे एस्पेक्ट को समझ रहे हैं। तो आज पार्ट 2 हम लोग ला रहे हैं। इस पार्ट 2 में हम लोग 20-22 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी जनरेटर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द मेन पोल फ्लक्स इज टू। पहले समझते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। लास्ट क्लास में एक आर्मेचर रिएक्शन का क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग समझ नहीं पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। ये मान लेते हैं ये हमारा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। तो हमारा जो फ्लक्स होगा इधर से इधर की ओर जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग फील्ड फ्लक्स। ये हमारा फील्ड फ्लक्स है एफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, आर्मेचर होता है। यहाँ पे हमारा आर्मेचर होता है। आर्मेचर में यहाँ पे कंडक्टर्स लगे होते हैं, स्लॉट्स होता है ना, या स्लॉट्स है। यहाँ क्रॉस मान लेते हैं इसको, ये क्रॉस है, यानी कि ये इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड और ये डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट है, ये डॉट है, ठीक है। ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। नो लोड के केस में हमारा MNA भी यहीं पे होता है। MNA जो होता है वो जो भी रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा MNA है, ये हमारा MNA है, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल से अगर यहाँ पे निकालें फ्लक्स का डायरेक्शन, तो फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस टाइप का होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन जो है सो इस टाइप का हो और इधर साइड से इस टाइप का। यहाँ पे अगर राइट हैंड थंब रूल से अगर निकालते हैं तो ये कुछ इस टाइप का आएगा और इधर से निकालते हैं तो कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट आर्मेचर फ्लक्स जो होगा वो कुछ इस टाइप का जाएगा। ये RA है, आर्मेचर फ्लक्स है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे FR आएगा। तो मेरा जो MNA है वो अगेन अब शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर। तो मेरा मेन MNA जो यहाँ पे था लोडेड कंडीशन में, ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा MNA, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस आर्मेचर में जो फ्लक्स है उसकी वजह से हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है इसमें कुछ डिस्टॉर्शन आया है और कुछ इसका देख सकते हैं ये डिस्टॉर्ट हो गया, थोड़ा सा इधर की ओर आ गया, और कुछ डीमैग्नेटाइजेशन आया है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी थोड़ा घट गया है। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमारा जो फील्ड जो होता है, मेन फील्ड फ्लक्स, वो रिड्यूस हो जाता है और यहाँ डिस्टॉर्ट भी होता है। आर्मेचर रिएक्शन 3 टाइप का होता है। पहला होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, दूसरा होता है मैग्नेटाइजिंग और तीसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लॉकवाइज रोटेशन लोडेड डीसी जनरेटर ब्रश हैज़ टू बी शिफ्टेड। अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि लोडिंग की कंडीशन में MNA मेरा जो था, पहले MNA यहाँ पे था और जब लोड हम कर दिए, ये नो लोड के केस में है, यहाँ पे मेरा फील्ड फ्लक्स था और आर्मेचर फ्लक्स उस टाइम था नहीं। जैसे ही लोड किए तो यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स आया और यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स आ गया। इसकी वजह से जो मेरा न्यू MNA है ये MNA डैश है, तो यहाँ पे ये आ गया नया MNA। तो जैसे ही ये MNA आया इधर की ओर, अभी मेरा जनरेटर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, मान लेते ये एंगल थीटा है, तो हमको जो है सो ब्रश को भी MNA पे रखना होता है जिससे कि हमारा स्पार्कलेस कम्यूटेशन हो सके। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज की तरफ हम लोग अगर ब्रश को शिफ्ट करते हैं तो मेरा स्पार्कलेस कम्यूटेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द प्राइमरी रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर इज टू, ऑप्शन पर लेते हैं पहले, कंपनसेट फॉर डिक्रीज इन मेन फ्लक्स, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन, न्यूट्रलाइज क्रॉस आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, मेंटेन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देख पहले समझते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता क्या है और कहाँ पे लगा होता है। इसका जो इसमें जो करंट फ्लो होता है, इसमें IA करंट फ्लो होता है, जो भी आर्मेचर कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें फ्लो होता है, वैसे इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है -IA। इसको हम लोग पोल शू में लगाते हैं। ये मान लेते हैं ये मेरा पोल शू है, ये पोल शू है और यहाँ पे इसमें ये कॉइलिंग होता है, ये मेरा कोर होता है, कॉइलिंग होता है। तो पोल शू में यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं। ये मान लेते हैं अगर नॉर्थ पोल अगर है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्रॉस करंट का डायरेक्शन क्रॉस था, यहाँ पे था ना आर्मेचर में, तो इसमें हम लोग डॉट करंट भेजेंगे, जिसकी वजह से ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये क्या करता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। इसमें करंट की क्या फ्लो करता है, सेम आर्मेचर करंट फ्लो करता है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है और इसको हम लोग पोल के शू में इम्बेड करते हैं। The main function of interpole is to minimize dash between the brush and the commutator when the DC machine is loaded. पहले समझते हैं इंटरपोल क्या होता है। बिटवीन जो होता है मेन पोल, इसमें जो करंट फ्लो होता है वही IA के बराबर होता है, यानी कि जो भी आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है वही इसके थ्रू फ्लो करेगा। ये क्या करता है कि जो भी अंडरगोइंग कम्यूटेशन कॉइल है उसमें जो रिएक्टेंस वोल्टेज होता है इसको नलीफाई करता है। ठीक है, तो रिएक्टेंस वोल्टेज को नलीफाई करने की वजह से हमारा स्पार्किंग जो होता है रिड्यूस हो जाता है और हमारा कम्यूटेशन इंप्रूव हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इंटरपोल का मेनली यूज़ करते हैं। इसका एक और काम है कि ये आर्मेचर रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ इंटरपोल इन ए डीसी मशीन। तो इंटरपोल का हम लोग अभी जस्ट देखें कि इंप्रूव कर रहा है कम्यूटेशन, न्यूट्रलाइज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये भी सही है। डीमैग्नेटाइजिंग को ये कुछ नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि A एंड B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए 6 पोल यानी P = 6 है, 90 डिग्री मैकेनिकल एंगल जो भी है करस्पॉन्ड टू कितना डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल होगा, यानी कि थीटा m हम लोग को दिया हुआ है 90 डिग्री और पूछ रहा है कि थीटा E = क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला थीटा = होता है P/2 इंटू थीटा m। P यहाँ पे 6 है तो हम लोग इसको डाल सकते हैं 3 इंटू थीटा m कितना 90 यानी कि 270। ये आंसर हो जाएगा 270 इलेक्ट्रिकल डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिलेड कम्यूटेशन इन ए डीसी मशीन इज ड्यू टू। डिलेड कम्यूटेशन अब समझते हैं कि क्या होता है। पहले कम्यूटेशन समझते हैं फिर समझेंगे डिलेड कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो करंट जो आर्मेचर में करंट क्या होता है ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है, लेकिन डीसी मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को आउटपुट कैसे चाहिए होगा, डीसी चाहिए होगा, यानी कि यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल करंट को बनाने के लिए हम लोग कम्यूटेशन यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ IA जा रहा है तो ये क्या करता है करंट को चेंज करता है कुछ TC टाइम में। TC जो है कम्यूटेशन टाइम बोलते हैं, ये -IA जाएगा यहाँ पे। यहाँ से ये टाइम जो होगा, ये टाइम जो है इसको हम लोग बोलते हैं TC। लेकिन हमारे कॉइल में जो होता है इंडक्टेंस होता है, उस इंडक्टेंस की वजह से वहाँ पे एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज। इसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड EMF भी बोलते हैं। इस रिएक्टेंस वोल्टेज का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है L। हम लोग जानते हैं वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, dI/dt होता है। चूँकि करंट IA से -IA जा रहा है तो चेंज इन करंट कितना होगा 2IA डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है TC टाइम लग रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इस रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से जो हमारा कम्यूटेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा। तो ये एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं TC' मान लेते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं डिलेड कम्यूटेशन। इस डिलेड कम्यूटेशन को हटाने के लिए हम लोग 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला होता है रेजिस्टेंस मेथड, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड होता है, और दूसरा होता है EMF मेथड, EMF मेथड। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं
हम लोग जो कॉपर ब्रश यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे हम लोग कार्बन ब्रश को यूज करने लगते हैं। कार्बन ब्रशेज में जो होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेथड ईएमएफ। ईएमएफ में हम लोग 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला तो ब्रश को शिफ्ट कर सकते हैं, ब्रश शिफ्टिंग। सेकेंड होता है इंटरपोल। इंटरपोल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ब्रश शिफ्टिंग आज हम लोग आजकल यूज़ नहीं करते, पहले हम लोग यूज़ करते थे। अब हम लोग इंटरपोल का यूज़ करते हैं। ब्रश शिफ्टिंग क्यों नहीं यूज़ करते? जैसे जैसे हम लोग एमएनए शिफ्ट हुआ तो ब्रश शिफ्ट किए, ब्रश शिफ्ट होते ही फिर से एमएनए शिफ्ट हो जाता है, तो ये परमानेंट प्रोसेस, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका क्या आंसर होगा? डिलेड कम्यूटेशन इन ए डीसी मशीन इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। यहाँ पे है रिएक्टेंस वोल्टेज। तो अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि रिएक्टेंस वोल्टेज, इंटरपोल का यूज़ तो हम लोग इसको हटाने के लिए करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई कार्बन ब्रशेज आर यूज्ड इन डीसी मशीन इंस्टेड ऑफ कॉपर ब्रशेज। तो अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं डिलेड कम्यूटेशन को हटाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग कार्बन ब्रशेज का इस्तेमाल करते थे। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है। कार्बन ब्रशेज इम्प्रूव कम्यूटेशन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जस्ट अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड पॉलिश द कम्यूटेटर, तो ये भी सही होगा, क्योंकि जो हमारा कार्बन होता है उसका एक एडवांटेज होता है कि वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग टाइप का होता है। उसकी वजह से हमारा ब्रश जो है सो कम्यूटेटर पे रन कर रहा है, तो यहाँ लुब्रिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे स्मूथ रन करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन कम आएगा। लास्ट है ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, इफ़ स्पार्किंग अकर्स इट विल लेस डैमेज द कम्यूटेटर देन कॉपर ब्रशेस, तो ये भी सही बात है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन यानी कि डी सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इक्वलाइजिंग कनेक्शन, तो इक्वलाइजिंग कनेक्शन के बारे में समझते हैं। इक्वलाइजिंग रिंग भी बोलते हैं, कहीं पे इक्वलाइजिंग कनेक्शन भी बोलते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग लैप वाइंडिंग के लिए करते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि हमारे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वोल्टेज का, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हमारा करंट का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसकी वजह से हमारा, जैसे मान लीजिए 2 कॉइल है, मान लेते हैं एक कॉइल ये है, दूसरा कॉइल, एक सेकेंड, एक पार्ट ये है कॉइल का और दूसरा पार्ट यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेंथ कम है और इसका लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट होगा और यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट होगा। अब वोल्टेज डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो होने लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट, आईसी से नाम इसको देते हैं। सर्कुलेटिंग करंट की वजह से हमारा जो, इसमें हम जानते हैं कि इस फायर में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सर्कुलेटिंग करंट बहुत ज़्यादा आएगा, और बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट आने से हमारा जो आर्मेचर है वो डैमेज हो सकता है। तो इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइजिंग रिंग का यूज़ करते हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वोल्टेज का, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हमारा करंट भी जो है ब्रश के थ्रू अनइक्वल आएगा, तो मेन रीज़न हमारा यही है। अब आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। यूज्ड ओनली फॉर लैप वाइंडिंग, सही बात है। टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएमएफ, ये भी सही बात है। टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट द ब्रशेस एंड देयर बाय हेल्पिंग टू द स्पार्कलेस कम्यूटेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये लैप के लिए हम लोग क्या देखें कि इक्वलाइजिंग रिंग का यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इक्वलाइजिंग रिंग का यूज़ हम लोग लैप वाइंडिंग के लिए करते हैं। वेव वाइंडिंग के लिए हम लोग, वेव वाइंडिंग में हम लोग डमी कॉइल्स यूज करते हैं। तो कभी भी डमी कॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हम समझ जाएंगे कि वेव वाइंडिंग है, इक्वलाइजिंग रिंग से क्वेश्चन आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि लैप वाइंडिंग है। अब आगे चलते हैं। शंट जनरेटर आर मोस्ट सूटेड फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन बिकॉज ऑफ देयर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो शंट जनरेटर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन हम लोग को क्यों करना पड़ता है। पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है? तो पैरेलल ऑपरेशन में मल्टीपल जनरेटर्स जो होता है उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेटिंग है वो इंक्रीज़ हो जाता है, रेटिंग इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। साथ ही साथ पैरेलल ऑपरेशन, मान लेते हैं पहले कि पैरेलल ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अभी कोई एक जनरेटर लगा हुआ है, कल को वो ख़राब होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ कभी कभी उसको मेंटेनेंस भी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बिजली को कट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रह पाएगा। लेकिन पैरेलल ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं कि हम लोग, जैसे कि जब पीक लोड नहीं है उस टाइम हम लोग एक मशीन को
मेंटेन कर सकते हैं, या फिर कोई मशीन ख़राब हुआ तो बाकी जो जनरेटर है वो सप्लाई को कंटिन्यू करेगा। तो इससे कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। साथ ही साथ रेटिंग बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आज कुछ रेटिंग है, हम लोग जान रहे हैं कि हर चीज़ बिजली पे ही डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग सब कुछ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले पेट्रोल डीजल पे थे, अभी इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग स्विच कर रहे हैं। तो हमारा रेटिंग बढ़ते जा रहा है, हमारे घर में अप्लाइंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा रेटिंग बढ़ेगा। तो मान लीजिए अभी आपका जो जनरेटर है वो 100 किलोवाट जनरेट कर सकता है, कल को आपका लोड जो होता है 150 किलोवाट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस जनरेटर को रिप्लेस कर देंगे एक बड़े जनरेटर से। तो ऐसा करना हम लोग के लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एक और जनरेटर जो है 100 किलोवाट का पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे रेटिंग बढ़ जा रहा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट क्या है कि अगर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो हमारा इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगा। इफ़िशियंसी कैसे इंक्रीज़ होगा, हम लोग जानते हैं कोई भी मशीन इफ़िशियंटली सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी पे तब काम करता है जब वो फुल लोड पे रहता है। अब मान लेते हैं कि ये मेरा लोड कर रहा है, ये मानते हैं लोड कर रहा है, ठीक है, ये आवर है, ये मेरा पावर है, जो आउटपुट पावर या कुछ भी, ये 24 आवर तक कैसे चल रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मेरा जो लोड है वो ऐसे ऐसे वेरी करता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग बेस लोड, और इसको बोलते हैं पीक लोड, ठीक है। तो जब पीक लोड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये पीक लोड हुआ, इस केस में ये पीक लोड हुआ। अब जैसे ये केस पे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मान लीजिए 10 जनरेटर साथ में काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 जनरेटर को शट डाउन कर देंगे और 5 जनरेटर से हम लोग आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे 5 जनरेटर जो है ये अपने फुल कैपेसिटी पे यानी कि फुल लोड पे रन करेगा, जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी सिस्टम का इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन 3 रीज़न है। एक और रीज़न है जैसे कि हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं, मेंटेनेंस और रिपेयर ईजी हो जाएगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ईजी हो जाएगा। तो ये सब रीज़न है पैरेलल ऑपरेशन करने का। पैरेलल ऑपरेशन में हम लोग जानते हैं कि जो शंट जनरेटर होता है मोस्ट सूटेबल होता है, इसका पैरेलल ऑपरेशन सबसे आसान होता है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं, ये मान लेते हैं मेरा ये नो लोड वोल्टेज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रूपिंग, यानी कि हल्का सा स्लाइड सा ये डिफरेंस नो लोड और फुल लोड के बीच में, ये मान लेते हैं फुल लोड है, तो नो लोड और फुल लोड के बीच में हल्का सा स्लाइड सा डिफरेंस आएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, द वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज। अब समझते हैं कि वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस क्या होता है। वोल्टेज बिल्डअप क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ओसीसी कुछ इस टाइप का होता है। ओसीसी इसको बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये है हमारा वोल्टेज और ये है हमारा करंट, ठीक है। इसको IF मान लेते हैं और OCC बनाया है तो इसको हम लोग EG कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो OCC होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक EG, चूँकि यहाँ पे जनरेटर है तो ये EG होगा, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी मशीन में हमारा थोड़ा सा रेसिड्यूअल होता है, रेसिड्यूअल फ्लक्स होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज उसमें जनरेटेड रहता है। इस जनरेटेड वोल्टेज की वजह से हमारा सिस्टम में थोड़ा सा कुछ पिन चेंज कर लेते हैं, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कोई करंट आएगा, इसको मान लेते हैं I1 दे देते हैं। इस I1 की वजह से अगेन थोड़ा सा वोल्टेज आएगा, इस वोल्टेज की वजह से अगेन कुछ करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं इसको I2 बोल देते हैं। इस I2 की वजह से अगेन वोल्टेज आएगा, ये V2 मान लेते हैं, ये V1 मान लेते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ये होते जाएगा। यहाँ से इसकी वजह से करंट आएगा और इसकी वजह से वोल्टेज आएगा, फिर इसकी वजह से करंट आएगा और इसकी वजह से वोल्टेज आएगा। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे ये कट करेगा, या जहाँ पे ये सिस्टम का क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस को जिसे कट करेगा तो वहाँ पे ये रेटेड लोड पे काम करेगा। मान लेते हैं ये IF रेटेड है और ये मेरा EG नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करे, तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस इसी को कहते हैं, यानी कि जब कुछ वोल्टेज नहीं था, जैसे हम लोग ऑन करते हैं जनरेटर को, स्पेशली शंट जनरेटर को, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो कुछ रेसिडुअल फ्लक्स होता है उसकी वजह से हमारा वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, इसी को वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कहते हैं। तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि पहला होता है कि हमारा जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो होता है
इससे हमारा जो रेजिस्टेंस है, सिस्टम का रेजिस्टेंस जो होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, से लेस होना चाहिए। हमारा जो भी रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि हमारा जो क्रिटिकल स्पीड होता है, क्रिटिकल स्पीड जो है सो ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि जो मेरा रेसिडुअल फ्लक्स है, अब मान लेते हैं कि फील्ड की वजह से कुछ फ्लक्स निकला फाई एफ और रेसिडुअल फ्लक्स है कुछ फाई आर, तो ये दोनों अगर मान लें सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी करेगा तो वोल्टेज बिल्डअप होगा ही नहीं, ये क्या करेगा, एक इसको अपोज करेगा। तो ये दोनों सपोर्टिव पोलैरिटी का होना चाहिए, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, निगेटिव है तो दोनों निगेटिव, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जिसके बाद ही वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सेकंड, ये क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग दिए ही नहीं। क्या क्वेश्चन था? द वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज, तो डिफ़िकल्ट नहीं, डिलेड, ये ऑप्शन क्यूमुलेटिव, यानी क्यूमुलेटिव मतलब वो होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द डैश जनरेटर हैज़ पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो सीरीज जनरेटर होता है इसका वोल्टेज रेगुलेशन पुअरेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सीरीज जनरेटर होता है उसका ईएमएफ ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो लोड हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड इंटू 100। वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज़्यादा रहेगा, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा, यानी कि नो लोड से फुल लोड के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम लोग समझेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही पुअर है। वैल्यू जितना ज़्यादा उतना पुअर। तो जनरली 3%, 2 या 3% के आसपास फिजिबल होता है कि हाँ भाई चलने लायक, ठीक है। लेकिन सीरीज मोटर का सबसे पुअरेस्ट होता है, आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ मिनिमाइजिंग ईडी करंट इन एन आर्मेचर, ठीक है। तो ईडी करंट हम लोग अभी जस्ट एक सेकेंड पीछे हो गया, हाँ अभी जस्ट हम लोग ने कुछ देर पहले नहीं लास्ट वीडियो में हम लोग ने ईडी करंट को समझा था कि ईडी करंट लॉस जो होता था पीई जो था वो इक्वल टू क्या था, के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ पे वी वॉल्यूम था। तो ईडी करंट लॉस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लैमिनेशंस करते हैं। जैसे कोर मेरा ये है आर्मेचर कोर, तो इसको हम लोग पतले पतले थिन लैमिनेशन से इसको डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे पार्ट्स में। तो इसमें जो करंट ईडी करंट फ्लो हो रहा था पहले पूरे में फ्लो हो रहा था, अब रेजिस्टेंस ये लेमिनेशन करने के बाद रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो हमारा करंट है इतने दूर में ये सर्कुलेट करेगा, फिर ये यहाँ पे सर्कुलेट करेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण मेरा ईडी करंट घट जाता है। ईडी करंट घटा तो मेरा जो ईडी करंट लॉस है वो भी घट जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेमिनेशन का यूज़ करते हैं। लेमिनेशन जो होता है हम लोग अक्सर वर्निश का यूज़ करते हैं, वर्निश का, और ये थिन लेमिनेशन यूज़ करते हैं। थिन चूँकि हम लोग जानते हैं कि लेमिनेशन जो होता है थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, थिकनेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये थिकनेस किसका है? लेमिनेशन का थिकनेस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। बाय यूजिंग कार्बन ब्रशेज, नहीं कार्बन ब्रशेज से तो हम लोग कम्यूटेशन को इम्प्रूव करते हैं, कम्यूटेशन जो होता है स्पार्कलेस कम्यूटेशन को अचीव करते हैं। बाय यूजिंग थिक लेमिनेशन, नहीं थिक लेमिनेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ हमारा लॉस जो है सो घटने की बजाय बढ़ ही जाएगा, तो इसको भी यूज़ नहीं करते हैं। बाय यूजिंग थिन लेमिनेशन, तो ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या कहता है? बाय यूजिंग इंटरपोल इन बिटवीन मेन पोल, तो इसका यूज़ तो अगेन हम लोग कम्यूटेशन के लिए करते हैं, कम्यूटेशन के लिए करते हैं, साथ ही साथ इसका यूज़ हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 29th क्वेश्चन, शाफ्ट टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा जो होता है रेडियन पर सेकेंड में होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, शाफ्ट टॉर्क जो होता है आउटपुट पावर बाय ओमेगा, सही बात है, यानी कि शाफ्ट के पास जो पावर आउटपुट जाएगा और शाफ्ट का जो स्पीड होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा शाफ्ट टॉर्क निकल जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है शाफ्ट टॉर्क इक्वल्स टू 60/2π इंटू आउटपुट पावर बाय एन। अब हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πn/60, यहाँ पे एन जो है सो आरपीएम में है, अगर यही आरपीएम की वजह आरपीएस में होता तो यहाँ पे 60 हट जाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ओमेगा की जगह पे हम लोग 2π और n इंटू 60 डालते हैं, 60 ऊपर चला जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। दो ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं
तीसरा कहता है कि सेम चीज़ है लेकिन यहाँ पे 9.55 है, तो 60/2 जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 9.55 आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आप लोग को ये तीनों फार्मूला याद रखना है। आप याद नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखिए और इन तीनों को डिराइव कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक ईएमएफ एंड टॉर्क इन ए डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो बैक ईएमएफ हम लोग जानते हैं ईबी जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं N/Z/60 इंटू P/A। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो जो बचा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये N/φ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें देखते हैं N/φ कहाँ है, तो N/φ इसमें है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ टॉर्क का हम लोग जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है EB इंटू IA बाई, अब यहाँ पे हम लोग ओमेगा भी डाल सकते हैं, एन भी डाल सकते हैं। एन डालेंगे तो यहाँ पे हमको 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे इसी को रहने देते हैं क्योंकि हमको प्रोपोर्शनल निकालना है कि किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ईवी जो था ये था, यहाँ से स्पीड कट जाएगा, रिलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ फाई बचा और आई ए बचा, तो जो टॉर्क होता है वो आई ए इंटू फाई के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ईवी जो होता है वो N/φ और जो टॉर्क होता है डेवलप टॉर्क, मान लेते हैं डेवलप टॉर्क है क्योंकि ये सॉफ्ट टॉर्क तो नहीं है, तो डेवलप टॉर्क जो होता है वो IA इंटू फाई के प्रोपोर्शनल होता है। शंट मोटर के केस में फाई जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है तो हम लोग IA को लेते हैं। सीरीज मोटर में क्या होता है फाई जो होता है वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ पे हम लोग टॉर्क इक्वल टू IA² लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए DC मोटर इज़, तो रेजिस्टेंस जो होता है आर्मेचर का वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखिए 0.005 इतना भी कम नहीं होता है, 0.5 इसको छोड़ देते हैं, 10 इतना बड़ा नहीं होता है, 100 इतना बड़ा नहीं होता है। ये तो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बता रहा है, 100 के आसपास शंट फील्ड का रेजिस्टेंस होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The EG/V रेशियो ऑफ ए DC मोटर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ, तो पहले समझते हैं कि इफ़िशियंसी क्या होता है। इफ़िशियंसी जो होता है मेरा आउटपुट बाय इनपुट होता है, ठीक है। आउटपुट का अगर बात करें तो हम लोग लिखते हैं EG इंटू IA, और इनपुट का अगर बात करें तो हम लोग लिखते हैं V इंटू I। सीरीज़ का बात करेंगे तो उसमें IA और IL जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा। शंट का भी बात करेंगे तो जो मेरा IA होता है इक्वल टू IL माइनस ISH होगा। ISH हम लोग जानते हैं बहुत कम होता है, तो IA जो होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IL के बराबर होगा। तो अगेन IA और IL कट जाएगा तो जो होगा EG/V, तो ये मेरा इफ़िशियंसी को डिनोट करता है। EG/V जो है इफ़िशियंसी को डिनोट करता है, ठीक है। स्पीड रेगुलेशन तो हम लोग जानते हैं कि नो लोड माइनस फुल लोड बाय फुल लोड, स्पीड को लेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए DC जनरेटर इज़, तो हम लोग हमेशा ये याद रखेंगे जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो साइनसॉइडल होता है, ठीक है। DC नेचर हम लोग आउटपुट मिलता है, लेकिन DC नेचर का अंदर में नहीं होता, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर वो साइनसॉइडल ही होता है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सीरीज मोटर इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइविंग, तो सीरीज मोटर जो होता है इसका हम लोग समझते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत हाई होता है, इसकी वजह से इसको हम लोग ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। लेथ्स इसके लिए यूज नहीं करते हैं, इसके लिए शंट को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्रेन एंड होइस्ट, क्रेन और होइस्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा टॉर्क का ज़रूरत होता है, इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। शेयरिंग एंड पंचेस नहीं, मशीन टूल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्रेन एंड होइस्ट। तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं कि सीरीज मोटर का यूज हम लोग क्रेन एंड होइस्ट के लिए यूज करते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बूस्टर की तरह यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप आता है, तो उसको हम लोग फिर से मेंटेन करने के लिए बीच में सीरीज मोटर को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसका जो वोल्टेज होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, जो भी ड्रॉप आ रहा है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एज ए बूस्टर यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, तो मेन ये 3 आप लोग याद रख सकते हैं। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, क्योंकि
एक सेकेंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेरा सीरीज मोटर होता है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे टॉर्क बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीसी मोटर कैन बी लुक्ड अपॉन एज ए डीसी जनरेटर विद द पावर फ्लो। तो हम लोग जानते हैं कि डीसी मोटर या डीसी जनरेटर, इन दोनों में जो कंस्ट्रक्चरली जो होता है, कंस्ट्रक्शन वाइज कोई डिफरेंस इस दोनों में नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। पावर फ्लो के हिसाब से अगर मान लीजिए हम लोग इनपुट, अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं तो हमको आउटपुट मैकेनिकल मिलता है और ये हो जाता है मोटर। यहीं पे हम लोग मैकेनिकल इनपुट यानी कि प्राइम मूवर से देंगे, यानी कि मैकेनिकल इनपुट दिए तो हमको आउटपुट जो होता है इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरेटर। तो अगर हम लोग पावर फ्लो को रिवर्स कर दें तो हमारा जो जनरेटर है वो मोटर की तरह काम करेगा और मोटर जो है सो जनरेटर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन रिवर्स्ड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा करते हैं ना कि यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, ये लंबा होते जा रहा है, या फिर ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, द इंटरपोल ऑफ ए डीसी मशीन हैव ए टैपिंग शेप इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इंटरपोल होता है, इंटरपोल हम लोग समझ गए कि इंटरपोल मेन जो पोल होता है उन दोनों के बीच में यूज होता है। इसका पोलैरिटी जो होता है वो, इसका देखिए पोलैरिटी समझते हैं। पोलैरिटी जनरेटर का केस में अगर बात करेंगे तो जो नेक्स्ट पोल का पोलैरिटी है, नेक्स्ट पोल का जो पोलैरिटी है मेन पोल का, उसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पोल का पोलैरिटी की तरह इंटरपोल का पोलैरिटी होगा। जनरेटर मोटर का बात अगर करते हैं तो मोटर के केस में जो प्रीवियस है उसी का जैसा पोलैरिटी इसका हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ये मेरा मेन पोल है, ये मेरा मेन पोल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग ये मेरा इंटरपोल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फिगर याद रखेगा तो आपको कभी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मेन पोल है। तो हम लोग यह करते हैं कि यहाँ साउथ और यहाँ पे नॉर्थ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरेटर का मोशन हम लोग जानते हैं कि क्लॉकवाइज होता है। ये जनरेटर हो गया और ये होता है हमारा मोटर, ठीक है। तो जनरेटर के केस में जो होता है कि इंटरपोल का जो पोलैरिटी होता है वो नेक्स्ट पोल के जैसा होता है, ठीक है। अगर यहीं पे मोटर का बात करेंगे तो जो जनरेटर इसका मान लेते हैं इसका नॉर्थ का, तो इसका जो होगा प्रीवियस में जो था उसका पोलैरिटी हो जाएगा, क्योंकि मोटर तो ऐसे रन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग खड़े हैं तो इसका जो पोलैरिटी का देखना हो तो क्या कहेंगे, इससे पहले जो पोल का पोलैरिटी था वही पोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि इंटरपोल जो होता है वो टैपिंग शेप क्यों होता है। इस शेप को हम लोग टैपिंग शेप बोलते हैं, ठीक है। तो इस शेप होने की वजह से जो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एरिया कम है। हम लोग जानते हैं कि बी इक्वल्स टू क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, या फिर टेस्ला भी हम लोग बोलते हैं, टेस्ला भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से मेरा जो बी मैक्स है वो इंक्रीज हो जाता है। बी मैक्स इंक्रीज होने की वजह से मान लेते हैं कि पहले बी मैक्स यहाँ पे आ रहा था, लेकिन हम लोग एरिया घटाने की वजह से बी मैक्स हमारा यहाँ आ गया। यानी कि सैचुरेशन पहले का ग्राफ बनाते, पहले ये ग्राफ था, अब ग्राफ ये आ जाएगा। यानी कि पहले सैचुरेशन पहले आ जा रहा था लेकिन अब सैचुरेशन बाद में आएगा, ठीक है। तो जो हम सैचुरेशन इंटरपोल की वजह से हम लोग सैचुरेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं, रिड्यूस द सैचुरेशन ऑफ इंटरपोल। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस टाइम आप लोग खुद से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में इसको पूरा रैप अप कर देंगे। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है सो उसका लिंक मैंने डाल दिया है और यहाँ पे लिख भी देते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आप लोग सर्च करेंगे द चार्ज बुक साथ में रहेगा, चार्ज बुक, ठीक है। तो आप लोग को टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हैं @ डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, द स्पेस नहीं देना है, चार्ज बुक, तो भी आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ ज्वाइन कीजिए, कोई भी क्वेरी होता है आप लोग पूछिए, वहाँ पे क्विज़ भी होते रहेगा, आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।